जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से बड़ा हादसा, 4 लोगों की हुई मौत, 4 घायल। शहर के खो नागोरियान इलाके की यह घटना। मानसून 5 दिन में 13 राज्यों में पहुंचा। एमपी यूपी में आंधी बारिश, केरलम कर्नाटक में रेड अलर्ट जारी, राजस्थान में हीटवेव की चेतावनी। मानसून पूर्व तैयारियों के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हुई बैठक, जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बैठक में दिए दिशा निर्देश। मॉनसून की बारिश के बीच केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट, ऑपरेटरों को दिए सख्त निर्देश। मौसम से जुड़ी चेतावनी का पूरी तरह से करें पालन, मौसम खराब होने की स्थिति में नहीं भरे उड़ान। नमस्कार, न्यूज फ्लैश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर के खो नागोरियान इलाके में स्थित पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। अग्निकांड में बच्चे समेत 4 लोगों की जान चली गई है और 4 मजदूर झुलस गए हैं। मरने वालों में रहीम, रुबीन, अब्दुल, फाइद शामिल हैं। एक की शिनाख्त नहीं हुई है। झुलसे नासिर खान, समीर खान, बिलाल और आदिब को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएमएस अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आर.के. जैन ने बताया कि समीर और नासिर 95% तक झुलस चुके हैं। बिलाल 75 और आदिब 65% तक जल गया है। जयपुर कलेक्टर सुदेश नायक ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री खो नागोरियान में आयशा नगर तलाई क्षेत्र ITI कॉलेज के पास है। कई ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण यहां आग लग गई है। तो पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की मौत हुई है, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। हमारे जो इन्फॉर्मेशन जैसे आई थी, इसमें जो लग रहा है कि छोटा सा एरिया है, इसमें कुछ जलने वाली कोई चीज़ है जिसमें आग लगी है। और जो अपना जो दमकल यहाँ पहुँची थी तो ये इन्होंने आग को तो कंट्रोल में ले लिया है। कुछ लोगों बर्न का जो इम्पैक्ट है अराउंड 7 से 8 लोगों का है, हमने जो रेफ़र किया हुआ है। कुछ लोग सीरियस भी इंजर्ड है क्योंकि कुछ ऐसी छोटा जगह पे फंसे हुए थे, तो कंट्रोल में है। आग लगने की सूचना मिली और तुरंत जो भी रेस्क्यू की कार्रवाई हम कर सकते थे कि 20 से 25 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया और उस दौरान जो भी हुआ वो आपके सामने है। घायलों का इलाज चल रहा है, घायलों में कोई भी महिला और बच्चा नहीं है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता लोक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात कर छात्र हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने की मांग की। इसके साथ साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से छात्रों को हो रही परेशानियों को भी राज्यपाल के समक्ष रखा। राजस्थान विश्वविद्यालय में जहां प्रवेश प्रक्रिया जो है वो जारी है, तो वहीं अब छात्र नेताओं की ओर से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग एक बार फिर उठने लगी है। इसी कड़ी में राज्यपाल से मुलाकात की है छात्र नेताओं ने और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा है। तो अब इससे पहले भी कई बार छात्र नेताओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर चुके हैं और पिछले 3 साल की रोक जो है छात्र संघ चुनाव पे लगी हुई है। तो वहीं कई जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो समस्याएं हैं उनसे भी राज्यपाल को अवगत कराया गया है। तो क्या अब राज्यपाल की ओर से छात्र नेताओं के लिए एक उम्मीद जगी है? क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में अब छात्र संघ चुनाव भी होंगे? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ मैं अभिषेक, जयपुर। मॉनसून की बारिश के बीच केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खराब विजिबिलिटी के कारण उड़ानें रोकी गई हैं। डीएम विशाल मिश्रा ने कहा कि ऑपरेटरों को सख्त निर्देश दिए गए कि मौसम से जुड़ी चेतावनी का पूरी तरह से पालन करें। मौसम खराब होने की स्थिति में उड़ान नहीं भरनी है। मौसम प्रणाली के सिस्टम में हम लोगों को आगाह कर पा रहे हैं। खराब मौसम की वजह से कई बार कुछ हेलीकॉप्टर नहीं उड़े हैं। हम खराब मौसम की सूचना एडवांस में देकर लोगों को सुरक्षित रख पा रहे हैं।
राजस्थान के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 7 दिन बढ़ा दी गई हैं। शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में 20 जून की जगह 28 जून तक अवकाश रहेगा। स्कूल 29 जून से खुल जाएंगे। वहीं प्रिंसिपल फिर से स्कूलों में 2 दिन का अवकाश जारी कर सकेंगे। पहले इसे 1 दिन का कर दिया गया था। दरअसल शिक्षा विभाग ने 20 जून तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित की थी। 21 जून को रविवार होने के कारण स्कूल 22 जून से खुलने थे, लेकिन लगातार पड़ रही गर्मी और शिक्षक संगठनों की मांग के बाद सरकार ने अवकाश अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। आगामी मानसून सत्र 2026 की पूर्व तैयारियों के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संदेश नायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि आपदा के दौरान आमजन की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि जनजीवन प्रभावित ना हो। उन्होंने इस दौरान बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश सभी उपखंड अधिकारियों एवं संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने नगर निगम को जयपुर शहर के सीवर लाइन एवं छोटे बड़े गंदे नालों की तत्काल सफाई कराकर इसका संबंधित अधिशासी एवं सहायक अभियंताओं से प्रमाणीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने संबंधित उपखंड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को टीम बनाकर इसका सत्यापन कराने के भी निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने जिले के सभी पुराने जीर्ण शीर्ण विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों और पुराने निजी जीर्ण शीर्ण भवनों का निरीक्षण करने के उपरांत चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें कि मानसून 5 दिन में 13 राज्यों तक पहुंच गया है। इसने सोमवार को तेलंगाना में एंट्री ले ली है। मानसून पश्चिमी तट पर अब मुंबई से 150 किलोमीटर दूर है। अगले 48 घंटे में यूं मुंबई में दस्तक दे सकता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में सोमवार को बारिश हुई। यूपी के गोरखपुर और जालौन में भी तेज बारिश हुई। राजस्थान के कुछ में 60 से आपको बता दें कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। इधर राजस्थान के पश्चिमी जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। सोमवार को श्री गंगानगर में 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। फलौदी में 44.8 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर बीकानेर में 44 तापमान दर्ज किया गया है। वहीं राजस्थान में मंगलवार को बारिश और हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। 7 जिलों में आंधी बारिश होने की संभावना है। वहीं 5 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ 11 जून से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके असर से राज्य में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना जताई गई है। इससे पहले सोमवार को गर्मी उमस तेज रही। वहीं प्री मानसून के बीच भी पारा लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटों में राज्य के ज़्यादातर भागों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी हुई है और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रिपोर्ट हुई है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश की बात करें तो राजसमंद जिले में 13 mm बरसात रिकॉर्ड की गई है। अब यदि देखें तो अभी भी अगले 2-3 दिन राज्य के ज़्यादातर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में छुटपुट स्थानों पर कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 11-12 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से राज्य के ऊपर सक्रिय होगा। इसके असर से 11 जून से ही दोपहर बाद शाम के समय खासकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, वहीं उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघ गर्जन और कहीं कहीं पर तेज अंधड़ के साथ फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। इस सिस्टम का असर 12, 13 और 14 जून को भी राज्य के उत्तरी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में जारी रहेगा। इस दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन, तेज आंधी के साथ में फिर से मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा
अगले 2-3 दिन पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड होगा। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों के लिए हीट वेव चलने की प्रबल संभावना है। चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे 48 पर श्री सांवलिया प्राकट्य स्थल मंदिर के सामने सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में बाइक घुसने से 26 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घायल को हाईवे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने मंदिर के सामने भारी वाहनों की पार्किंग को हादसे की वजह बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि भातसोड़ा थाना पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मकराना नगर परिषद क्षेत्र के पीपली चौक में गंदगी और जल भराव की समस्या से स्थानीय लोग और राहगीर परेशान हैं। बारिश के दौरान पानी के बहाव के साथ गंदगी घरों तक पहुंच रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर पानी जमा होने और सड़क क्षतिग्रस्त होने से आए दिन वाहन चालक व राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने प्रशासन से जल सफाई अभियान चलाकर जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा सोमवार को डीग स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में सपत्नी पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने सामान्य श्रद्धालुओं की तरह 7 दंडवती लगाकर ब्रज की पावन धरा पर आराध्य देव गोवर्धन गिरिराज की महाराज की सप्तकोसी परिक्रमा प्रारंभ की। परिक्रमा के दौरान मुख्यमंत्री का जगह जगह स्थानीय नागरिकों, साधु संतों, श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी से आत्मीय के साथ राम राम श्याम किया और पूरा परिक्रमा मार्ग बोलो गिरिराज महाराज की जय के जयकारों से गूंजमान हो उठा। इससे पहले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारियों गणों ने पूंछरी का लोटा स्थित हेलीपैड पर मुख्यमंत्री की अगवानी की। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको बता दें कि 21 जून पर राज्य में प्रत्येक जिले, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, सभी निजी एवं राजकीय शिक्षण संस्थाओं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर प्रातः 6 से 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इस आयोजन का गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सफलता बनाने के लिए उसे विभिन्न विभागों के सहयोग एवं सहभागिता के लिए मुख्य सचिव श्री वी निवास ने शासन सचिवालय में बैठक ली, जिसमें संबंधित विभागों के सचिवगण और सभी जिला कलेक्टर्स वीसी के माध्यम से उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य सचिव ने योग दिवस के व्यापक आयोजन एवं योग संगम पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीकरण के साथ पूर्ण सहभागिता के संबंध में सभी विभागों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देश दिए। साथ ही उक्त आयोजन के लिए 21 जून को सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों व महाविद्यालयों को खोले जाने, सभी चिकित्सा एवं नर्सिंग महाविद्यालयों में योग का आयोजन करने के साथ ही सभी कारागृहों, पुलिस थानों पर भी आयोजन करने एवं योग संगम पर पंजीकरण कराने व योग के उपरांत प्रतियोगियों की संख्या एवं फोटो अपलोड करने के निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सोमवार को वित्त भवन स्थित कोष एवं लेखा निदेशालय का निरीक्षण कर साइबर ट्रेजरी एवं ई ट्रेजरी की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने वित्तीय प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, दक्ष एवं नागरिक केंद्रित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन में डिजिटल क्रांति के माध्यम से सुशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और राजस्थान को देश के अग्रणी डिजिटल वित्तीय प्रशासनिक राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने साइबर ट्रेजरी एवं ई ट्रेजरी के विभिन्न अनुभागों का अवलोकन करते हुए तकनीकी अवसंरचना, सेवा वितरण प्रणाली और ऑनलाइन भुगतान व्यवस्थाओं की जानकारी भी प्राप्त की है।
प्रदेश के बिजली निगमों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए ईआरपी प्रणाली लागू की जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस पर आधिकारिक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज निगम लिमिटेड इस संबंध में आवश्यक सभी संभावनाओं को अमल में लाए, जिससे कि सभी बिजली निगम इस पर काम कर सके। हीरालाल नागर ने विद्युत भवन में जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम और ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज निगम से जुड़े सूचना प्रौद्योगिकी विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि एकीकृत डिजिटल टूल विकसित करने से निर्णय लेने की प्रक्रिया त्वरित और सुगम होगी। इससे मितव्ययिता और पारदर्शिता आएगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 1 में वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जो इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। दोनों अधिकारियों ने 16 अप्रैल 2024 को एक बड़े एंटी नक्सल अभियान का नेतृत्व किया। अभियान के दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था। विधायकों के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी ममता का साथ छोड़ दिया है। लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला ले चुके हैं। सांसद और टीएमसी के पूर्व नेता काकुली घोष दस्तीदार ने भी सोमवार को यही दावा किया था। उन्होंने बताया कि 20 सांसदों ने एनडीए का समर्थन देने की जानकारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दे दी है। जल्द ही स्पीकर को पत्र भेज दिया जाएगा। इनमें से 11 सांसदों ने सोमवार दोपहर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर मुलाकात भी की थी। इस बैठक में लोकसभा सांसद काकुली घोष, शताब्दी रॉय और अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती और खलीलुर रहमान भी मौजूद रहे थे। राजधानी जयपुर में सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान ट्रैफिक सहज अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिसकर्मी हर चौराहे पर नजर रख रहे हैं। पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इस अभियान को लेकर हमारे संवाददाता मलखान मीणा ने जायजा लिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ईईपीसी इंडिया द्वारा आयोजित ईईपीसी इंडिया के 42वें एक्सपोर्ट अवार्ड्स वेस्टर्न रीजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर लोगों को संबोधित भी किया। Good afternoon, friends. For the 42nd EEPC India's Western Region Export Excellence Award ceremony, along with me, Sri Suresh Prabhuji, the former Union Minister for the Commerce and Industry, Sri Pankaj Chadda ji, the Chairman of the EEPC India, Sri Anup Marwa ji, the Regional Chairman of the EEPC India Western Regions, Rohinton Engineering ji, Sri Deputy Regional Chairman of this conference, distinguished members of the EEPC, the industry leaders, exporters, entrepreneurs, award winners, and my brothers and sisters. फिर एक बार गोवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से यहाँ पे हैं। ज़्यादातर लोग गोवा को बीइंग अ टूरिज्म स्टेट बोल के जानते हैं। द सन, सैंड एंड सी। नाउ द गोवा हैज आल्सो नोन फॉर द स्पिरिचुअलिटी। गोवा इज आल्सो नोन फॉर द स्किल्ड मैन पावर्स। वी हैव स्टार्टेड विद मेनी ऑफ द स्किल्ड इंस्टीट्यूट। और इस गोवा में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिस तरह से ऑनरेबल एक्स यूनियन मिनिस्टर श्री सुरेश प्रभु जी ने कहा कि आप सभी लोगों को वाइब्रेंट गोवा फंक्शन में पहले ही मैं इनवाइट करता हूं, और एज ऑफ यू आर प्रोमोटिंग द मेक इन इंडिया कंसेप्ट एंड मेक फॉर द ग्लोब, इस कंसेप्ट में आप सभी यानी प्रोमोट कर रहे हैं, इसलिए भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। It gives me the immense pleasure to join the distinguished gathering of the 42nd EEPC India's Western Region Export Excellence Award here in Goa. At the outset, I congratulate EEPC India and its Western Regional Committee for organizing this prestigious event celebrating the enterprises, innovation, resilience, and India's growing global economic strength. I also extend my heartfelt congratulations to all the award winners being honored today.
Your achievements are not merely the business milestones. They are the contributors to the India's economic growth, employment generation, technological advancement, and global reputations. गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक टायर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि सुबह करीब 7:30 बजे साहिबाबाद फायर स्टेशन को एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल दमकल की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। आग पर काबू पा लिया गया। आज दिनांक 9 जून 2026 के समय सुबह लगभग 7:30 बजे फायर स्टेशन साहिबाबाद पर सूचना प्राप्त हुई। एक टायर की रबरिंग का कार्य किया जाता था। फैक्ट्री थी, उसमें जो राजेंद्र नगर में पड़ती थी थाना साहिबाबाद क्षेत्र, उसमें आग लगी है। और तत्काल हमारी 2 वाटर टेंडर साहिबाबाद से तथा एक वाटर बॉजर वैशाली और एक वाटर बॉजर कोतवाली घंटाघर से घटनास्थल में जाती है। यहाँ आके देखा तो जो फैक्ट्री में अग्रिम भाग में पूरी तरह से आग फैली हुई थी और जहरीला धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। तत्काल 2 लाइन होश की फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया। साथ ही अप्रोच न मिलने के कारण साइड से दीवार तोड़ते हुए भी आग बुझाना प्रारंभ किया। चूंकि आग अधिक मात्रा में थी और टायरों में थी, फॉर्म का लगातार पंपिंग करके आग को बुझाया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जलानी है। लगभग 1 घंटे में आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। घटना में जो है लगभग 4 गाड़ियां का प्रयोग किया गया। नीम का थाना के मंडोली में सरपंच विमला देवी के नेतृत्व में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण सभा में प्रशासन की ओर से अतिरिक्त विकास अधिकारी हरबख्श राम बराला बतौर प्रभारी उपस्थित रहे। ग्राम सभा में गांव की पहाड़ी को बचाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर ग्रामीणों का भारी आक्रोश देखने को मिला। सभा में मुख्य रूप से 2 बड़े प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। पहला प्रस्ताव गाँव की पहाड़ी की लीज आवंटन के पूर्ण विरोध में, दूसरा प्रस्ताव वर्तमान में चल रही लीज की आड़ में हो रहे भारी अवैध खनन के खिलाफ। विशेष ग्राम सभा में पुरुषों और महिलाओं सहित करीब 350 ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। मकराना यातायात शाखा ने विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 16 वाहन चालकों के चालान काटकर 7,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। कार्यवाही में काली फिल्म लगे वाहन, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, गलत दिशा में वाहन चलाना और नो पार्किंग में वाहन खड़े करने जैसे मामलों पर सख्ती दिखाई गई। यातायात पुलिस ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। आगरा कैंट और असरावा के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन 8 जून से शुरू हो गया है। ट्रेन का ठहराव बयाना जंक्शन पर होने से क्षेत्र के यात्रियों को अहमदाबाद, उदयपुर, डूंगरपुर और हिम्मतनगर सहित कई प्रमुख शहरों तक सीधा रेलवे संपर्क मिलेगा। रेलवे के अनुसार ये ट्रेन दोनों दिशा में 8-8 फेरे लगाएगी। स्थानीय लोगों ने इस सुविधा का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। जयपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान डोटासरा का विशेष लाभ मिलता था और अब वर्तमान में उनके खिलाफ जांच चल रही है। दिलावर ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी। क्या कुछ कहा दिलावर ने, आइए सुनते हैं। एसीबी के द्वारा जो कृषि विभाग या बीज भंडार के लोगों को के ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो बहुत ही सराहनीय है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में जो माननीय मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस की बात की है वो साबित हो रही है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को ये सरकार किसी कीमत पर बख्शती नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस बात कर रही है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है या बिना किसी के प्रेस है कि ये नहीं हो सकता है, तो मैं अशोक गहलोत जानना चाहता हूं, तो महेश जी जोशी ने आपको कितने करोड़ पहुंचाए थे? गोविंद सिंह डोटासरा जी के बारे में तो आप जानते हैं, आपने तो पूछा था मुख्यमंत्री जी कि हमारा भ्रष्टाचार तो नहीं होता है ट्रांसफर में, तो सबने कहा था होता है, तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो कितना % डोटासरा जी आपको पहुंचाते थे? ये थोड़ी राजस्थान की जनता को बताएंगे तो अच्छा रहेगा।
कि आप जो ये ट्रांसफर या घोटाले जो करते थे डोटासरा जी और जल जीवन मिशन में महेश जी जोशी, वो कितना करोड़ आपको पहुंचाए, उसका राजस्थान की जनता को हिसाब दोगे तो ठीक रहेगा। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।